नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। ईरान पाक तनाव से अशांति बढ़ेगी, दैनिक भास्कर। गाजा की लड़ाई अब समुद्र तक पहुंची, संकट में पश्चिम एशिया। दैनिक जागरण। कृषि में दिखने लगा बदलाव, नए अवसर भी पैदा करेगी एआई। मालदीव के मामले में धैर्य बरतने की जरूरत। अब आर्टिकल विस्तार से। ईरान पाक तनाव से अशांति बढ़ेगी, दैनिक भास्कर। ईरान का पाकिस्तान स्थित सुन्नी आतंकी ठिकानों पर हमला पूरी दुनिया में अशांति को और हवा देगा। पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न एक ऐसा राष्ट्र है जहां परस्पर विरोधी शक्तियां राज्य के फैसले को प्रभावित करती हैं। हालांकि पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम से ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात विश्व आर्थिक फोरम की बैठक के साइडलाइंस पर हुई, लेकिन तनाव अभी और स्थायी हो सकता है। इसका कारण है कि दोनों देशों की 950 किलोमीटर सीमा पर शिया बहुल ईरान के इस भाग में रहने वाले सुन्नियों से दुर्व्यवहार, जिसके खिलाफ पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश अल अदल ने कुछ दिनों पहले पुलिस इकाई पर हमला कर 11 ईरानी अधिकारियों को मारा था। पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों की पनाहगाह है और कोई भी शासक बगैर इन आतंकियों की मदद के चल नहीं सकता। परमाणु शक्ति वाले इस देश की सरकार की बुनियाद अगर इतनी कमजोर हो तो विश्व शांति पर हमेशा एक खतरा बना रहेगा। उधर ईरान की इराक व सीरिया पर सैन्य कार्रवाई पहले से ही जारी है, जबकि अमेरिकी युद्धपोतों पर हूती नामक आतंकी संगठन का हमला यह बताता है कि राज्य समर्थित आतंकवाद ने इजरायल हमास युद्ध का विस्तार अब अरब भूभाग के अलावा एशिया के इलाकों पर भी कर दिया है। हाल के दौर में जन सामान्य में धर्मांधता भी उसी अनुपात में बढ़ी है जिस अनुपात में राज्यों की धर्म को लेकर भूमिका का विस्तार हुआ है। प्यू रिसर्च के अनुसार दुनिया का हर चौथा देश घोषित तौर पर धार्मिक राज्य है। इनमें 2/3 इस्लामिक है, जबकि हर 5वां मुल्क एक या दूसरे धर्म के प्रति झुकाव रखता है। बाकी 53% मुल्क अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन वोट की राजनीति उन्हें भी मजबूर करती है। गाजा की लड़ाई अब समुद्र तक पहुंची, मनोज जोशी। अंडरस्टैंडिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर। यमन के हुतियों पर अमेरिका का हवाई हमला और उसके बाद यमन के द्वारा की गई जवाबी कार्रवाइयां इस बात का सबूत है कि गाजा में चल रहा युद्ध अब व्यापक होता जा रहा है और वह एक बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को निशाना बनाया था, जो दक्षिणी यमन में अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र के सामने निचले लाल सागर में जहाजों पर हमला कर रहे हैं। मंगलवार को भी ईरान समर्थित हूतियों ने एक यूनानी कार्गो शिप पर मिसाइल हमला किया था। अब तक हुए हमले में सुएज नहर के माध्यम से यातायात संभालने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। वैश्विक व्यापार का लगभग 12% हिस्सा और 20% कंटेनर सुएज से होकर गुजरता है। चिंताएं हैं कि लाल सागर में रुकावट पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए और समस्याएं पैदा कर देगी। भारत की ओर आ रहे 2 जहाज भी हमलों की चपेट में आए हैं। इस महीने की शुरुआत में एक भारतीय युद्धपोत ने लाइबेरिया के एक जहाज के अपहरण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। उसमें बड़ी संख्या में भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। गुजरात के तट से महज 340 किलोमीटर दूर भी एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। पहले ही प्रमुख शिपिंग कंपनियां एशिया और यूरोप के बीच अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए लंबा रास्ता अपनाने के लिए अपने जहाजों का मार्ग बदल रही थी। शिपिंग लागतें पहले ही बढ़ गई थी और एक रिपोर्ट के अनुसार चीन और उत्तरी यूरोप के बीच 40% के कंटेनर की शिपिंग की कीमत $1500 से बढ़कर $4000 यानी दोगुनी से भी अधिक हो गई। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले साल में इससे भारतीय निर्यात में $30 अरब तक की गिरावट आ सकती। इस मामले में दिलचस्प यह है कि रूसी जहाजों या रूसी तेल ले जाने वालों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है और न ही चीनी जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। पीएलए नौसेना चीनी जहाजों को सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं कुछ जहाज हूती खतरे से बचने के लिए झूठा दावा कर रहे हैं जो उनके पास चीनी चालक दल है। वर्तमान में भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन नामक सुरक्षा पहल का हिस्सा नहीं है, जिसमें पश्चिमी गठबंधन शामिल है। इसे दिसंबर के मध्य में लॉन्च किया गया था। यह गठबंधन ही यमन में हूती ठिकानों पर हमले कर रहा है। इसके अनेक कारण हैं। 1990 के दशक के बाद जब
भारत ने अमेरिका के साथ घनिष्ठ सैन्य संबंध विकसित करना शुरू किया था, तब उसकी गतिविधियां पूर्वी हिंद महासागर तक ही सीमित थी, जो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का हिस्सा है। हाल ही में भारत संयुक्त समुद्री बल सीएमएफ में शामिल हुआ, जो बहरीन स्थित यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के नेतृत्व वाला 34 सदस्यीय समूह है। लेकिन भारत एक सहयोगी के रूप में शामिल हुआ, न कि पूर्ण सदस्य के रूप में, जबकि पाकिस्तान एक पूर्ण सदस्य है। नई दिल्ली की हुतियों से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन इसे इस तथ्य पर सतर्क रहना होगा कि उन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है और उससे भारत के अच्छे संबंध हैं। दरअसल इस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के दौरे पर हैं और इसी दौरान पाकिस्तान स्थित बलूच आतंकी समूह जैश अल अदल के मुख्यालय पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है। यात्रा से पहले जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंट्री ब्लिंकन से के साथ फोन पर बातचीत की थी और इसमें कोई संदेह नहीं कि बातचीत में हूथियों का मुद्दा उठा होगा। अमेरिका से ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में भारत के शामिल होने होने को विचाराधीन रखा है, लेकिन फिलहाल तो भारत के साथ ही सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और ओमान जैसे अन्य देश इससे बाहर हैं, जिनके अमेरिकियों से घनिष्ठ सैन्य संबंध है। इसका कारण यह है कि हूथियों के हमले इजराइल हमास युद्ध से जुड़े हुए हैं और भारत समेत ये देश अमेरिकों के पाले में नहीं दिखना चाहते हैं। इसमें शक नहीं है कि लाल सागर में शिपिंग की मुक्त और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना भारत के हित में है। जहां भारत ने हूती विद्रोही प्रयासों में अमेरिका के साथ शामिल होने से परहेज किया है, वहीं उसने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति भी बढ़ा दी और ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरे को नाकाम करने के लिए 4 बड़े युद्धपोत तैनात किए हैं। वह समुद्र में गश्त करने के लिए लंबी दूरी के अपने P-8 समुद्र टोही विमल का भी उपयोग कर रहा है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण हो सकता था यदि उसने अपने सशस्त्र बलों, विशेषकर नौसेना के विकास के लिए पर्याप्त फंडिंग की होती। हम अक्सर हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने के अपने लक्ष्य के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी तक तो हम अपने अलावा किसी अन्य के जहाजों की सुरक्षा करने में तो सक्षम नहीं हुए हैं। संकट में पश्चिम एशिया। दैनिक जागरण। इजरायल और हमास के बीच युद्ध के चलते पश्चिम एशिया की शांति एवं स्थिरता को लेकर जो संकट पैदा हुआ था, वह अब और गहराता दिख रहा है। हमास का समर्थन करने के नाम पर यमन के एक हिस्से पर काबिज हाउती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को जिस तरह निशाना बनाना शुरू किया, जिसके चलते अमेरिका एवं ब्रिटेन को उनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। माना जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन की इस कार्रवाई के जवाब में ही गत दिवस ईरान ने इराक और सीरिया में इन दोनों देशों के समर्थन वाले गुटों को निशाना बनाया। ये हमले करके ईरान ने इजरायल के साथ अमेरिका को भी यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह पश्चिम एशिया में उनके हितों को चोट पहुंचाने में समर्थ है। ईरान ने इराक और सीरिया पर हमले के साथ लगे हाथ जिस तरह पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन के ठिकाने पर हमले किए, उससे यही लगता है कि वह अपनी ताकत के प्रदर्शन का कोई मौका नहीं छोड़ना नहीं चाहता। माना जाता है कि यह वही आतंकी संगठन है जिसने कुलभूषण जाधव का ईरान से अपहरण कर पाकिस्तान को सौंपा था। ईरान के हमले से पाकिस्तान का तिलमिलाना स्वाभाविक है, लेकिन यह इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकता कि उसकी जमीन पर किस्म किस्म के आतंकी संगठन पल रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे उसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा। पाकिस्तान ईरान के हमले को लेकर चाहे जितना शोर मचाए, उसे किसी की हमदर्दी इसलिए हासिल नहीं होने वाली क्योंकि यह हमला एक आतंकी संगठन के इस ठिकाने पर किया गया है। पाकिस्तान कितनी भी कठिनाई से घिरा हो, लेकिन वह आतंकी संगठनों को पालने पोसने से बाज नहीं आ रहा है। अब जब पाकिस्तान पर ईरान के हमले से पश्चिम एशिया का संकट दक्षिण एशिया के मुहाने पर आ गया है, तो फिर भारत को सतर्क रहना होगा। वैसे तो भारत और ईरान का संबंध सामान्य है और पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्री वहां गए भी थे, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि लाल सागर में जो हाउती विद्रोह समुद्री व्यापार के लिए संकट पैदा कर रहे हैं, उन्हें ईरान का वैसा ही खुला समर्थन हासिल है जैसे इजराइल को मिटाने की सनक से ग्रस्त गाजा में सक्रिय हमास और लेबनान में असर रखने वाले हिजबुल्लाह को। ऐसे संगठनों को उकसा रहा ईरान पश्चिमी एशिया की शांति के लिए खतरा बन सकता है। यदि उसने हौती विद्रोहियों को लाल सागर में समुद्री जहाजों पर हमला करने से रोका नहीं, तो इससे दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत के आर्थिक हितों का भी नुकसान पहुंच सकता है।
भारत को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा न होने पाए। इसके लिए उसे समुद्र में अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ानी होगी। कृषि क्षेत्र में दिखने लगा बदलाव। रमेश कुमार दवे, लेखक, एमएसएमई मंत्रालय में निर्यात संवर्धन और विश्व व्यापार संगठन प्रभाग में अधिकारी हैं। भारतीय खेती के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण यह रहा कि जहां भारतीय खेती के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण यह रहा कि जितना ध्यान उत्पादन पर दिया गया उतना कृषि उपज के विपणन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और निर्यात पर नहीं। यही कारण है कि विश्व के कुल कृषि उपज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.4% तक सिमटी है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी खेती को फायदे का सौदा बनाने में जुट गए। इसके लिए सरकार ने दीर्घकालिक उपायों की शुरुआत की है ताकि खेती की लागत में कमी आए। इसके बाद सरकार ने फसल विविधीकरण पर जोर दिया है ताकि किसान गेहूं, धान, गन्ना जैसी चुनिंदा फसलों की खेती से आगे बढ़कर बागवानी, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन जैसी आयपरक गतिविधियों में संलग्न हो। उपज की वाजिब कीमत न मिलना भारतीय किसानों की एक और बड़ी समस्या रही है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार सबसे ज्यादा जोर विपणन सुधारों पर दे रही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम के साथ साथ सरकार ने मंडी व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया है। इससे किसान बिना किसी बिचौलियों के अपनी उपज बेच रहे हैं। छोटे किसानों को बाजार व्यवस्था से जोड़ने के लिए सरकार 22,000 ग्रामीण हाटों के बुनियादी ढांचे में सुधार कर उन्हें आधुनिक बना रही है। फल, सब्जी, दूध, मछली जैसे जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के शीघ्र एवं सस्ती ढुलाई के लिए किसान रेल और किसान उड़ान की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उपज के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्यों से खाद्यान्न कारोबार पर मंडी शुल्क में एकरूपता लाने की सलाह दी है। इससे जिन्स बाजार एकीकृत होगा, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियों के धीमेपन और निर्यात न बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि देश में 12 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं, जो कुल किसानों का 86% है और इनकी जोत का औसत आकार 1.1 हेक्टेयर से कम है। इन किसानों को उत्पादन से जुड़े कार्यों जैसे तकनीकी, बीज, मशीनरी, ऋण, प्रसंस्करण और सबसे बढ़कर बाजार तक पहुंच में हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लघु और सीमांत किसानों के समक्ष मौजूद चुनौतियों को दूर करने के खेती किसानी में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2020 में चित्रकूट से किसान उत्पादक संगठन एफपीओ योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों ने फल, फूल, सब्जी, मछली आदि से संबंधित उपजों को खरीदकर सीधे कंपनियों को बेचा जाता है। सरकार ने 2024 के अंत तक 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिए 6,865 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। एफपीओ अपने सदस्य किसानों को आपसी सहयोग से बैंक लोन, फसल की बिक्री, पैकेजिंग, मार्केटिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि किसानों को इधर उधर न भटकना पड़े। एफपीओ पूरी तरह किसानों का एक संगठन होता है, जिसमें सदस्य किसान ही एक दूसरे की मदद का जिम्मा उठाते हैं। इसमें किसान व्यक्तिगत के बजाय सामूहिक दृष्टिकोण से काम करते हैं, जिससे उनकी मोल भाव की ताकत बढ़ जाती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के हित में काम करने वाले एफपीओ को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसके लिए कम से कम 11 किसानों को मिलकर एक कंपनी बनानी पड़ती है। इस कंपनी को तभी वित्तीय सहायता मिलेगी जब उसे पहाड़ी इलाकों में 100 किसान और मैदानी इलाकों में 300 किसान जुड़े हों। हाल के इस आंकड़े के अनुसार नवंबर 2023 तक 7,600 किसान उत्पादक संगठन बन चुके हैं। इस प्रकार सरकार 75% लक्ष्य हासिल कर चुकी है। खेती किसानी पर एफपीओ के प्रभाव पर नाबार्ड ने अपने अध्ययन में पाया कि 2020-21 और 2021-22 के दौरान एफपीओ से जुड़े किसानों की कृषि उत्पादकता में क्रमशः 18.7% और 31.7% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान बीज और उर्वरक पर होने वाले खर्च में क्रमशः 50 रुपए और 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। एफपीओ के गठन और इससे किसानों और एफपीओ के गठन और इससे किसानों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हो रहे लाभ को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी सहकारिता क्षेत्र में 1,100 एफपीओ के गठन करने का निर्णय लिया है। देश भर की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों से 13 करोड़ किसान जुड़े हैं। इससे इन समितियों को उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन आदि गतिविधियां अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार एफपीओ के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों को कृषि निर्यात हब के रूप में विकसित कर रही है, जहां इसकी भरपूर संभावनाएं हैं। बतौर उदाहरण, पिछले 3-4 वर्षों में वाराणसी कृषि
उपज के निर्यात का हब बनकर उभरा है। 2022 में वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से 541 मीट्रिक टन कृषि उपज का निर्यात किया था, जो 2023 के 11 महीनों में बढ़कर 655 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। आज पूर्वांचल के 20,000 किसान 50 एफपीओ से जुड़कर निर्यात कर रहे हैं, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। स्पष्ट है, सरकार बिचौलियों को हटाकर सीधे किसानों को निर्यातक बना रही है। कृषि निर्यात में हो रही अप्रत्याशित बढ़ोतरी को देखते हुए किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप मोटे अनाजों, फल फूल एवं सब्जी उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्पष्ट है, आने वाले समय में एफपीओ किसानों को सशक्त बनाने के कारगर हथियार बनकर उभरेंगे। नए अवसर भी पैदा करेगी एआई। हिंदुस्तान। पवन दुग्गल, सूचना प्रौद्योगिकी मामलों के विशेषज्ञ। टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की उस रिपोर्ट में की गई है जिसे लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से दुनिया भर में करीब 40% रोजगार प्रभावित होंगे, जबकि विकसित देशों में आंकड़ा 60% तक हो सकता है, जिससे जाहिर तौर पर असमानता में वृद्धि होगी। सवाल यह है कि क्या वाकई आने वाले दिन इतने भयावह होने वाले हैं? इसकी चर्चा बाद में, पहले ऐसी रिपोर्ट को जानने का प्रयास करते हैं। दिक्कत है यह है कि ऐसी रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की जाती है अथवा इसके लिए किस गणित का इस्तेमाल किया जाता है, यह स्पष्ट नहीं होता। जाहिर है, इसमें पारदर्शिता का अभाव रहता है। इस वजह से इनके निष्कर्षों को पूरा भरोसा नहीं बन पाता है। आईएमएफ 40% रोजगार पर खतरे की बात कह रहा है। अगर यह सही है तो दुनिया भर में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच जाएगी और कोई भी तकनीक समाज में इस कदर अराजकता फैला दे, यह संभव नहीं लगता। हाँ, 20 से 25% नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन लोगों के सामने नए विकल्प भी खूब उभरेंगे। यह सच है कि एआई अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। हमें इससे भागने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रभाव मानव समाज पर और उसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, मगर इसके ज्यादातर प्रभाव सकारात्मक होंगे, लिहाजा नकारात्मकता पर ज्यादा कान देना उचित नहीं। एआई द्वारा कई तरह के काम किए जाने के बावजूद उन कार्यों को करना मुश्किल होगा जिसके लिए इंसानी हाथ, दिमाग, विश्लेषण और व्याख्या की जरूरत होगी। एआई को इंसानी दिमाग ने ही जन्म दिया है, तो यह मानना कि ये तकनीक मनुष्य पर हावी हो जाएगी एक कोरी कल्पना लगती है। अलबत्ता इसके इस्तेमाल से हम अपना जीवन कहीं अधिक सुखद बना सकेंगे। एआई से छोटी मोटी नौकरियों को खतरा होगा, वैसे ये काम होंगे जिसमें बहुत ज्यादा विश्लेषण की दरकार नहीं होती। मसलन कानून के क्षेत्र में पैरालीगल यानी सहायकों को खतरा हो सकता है। अकाउंटिंग या डाटा एंट्री करने वाले लोगों को भी एआई से दिक्कतें आ सकती हैं। एआई का यह प्रारंभिक स्वरूप है, जैसे जैसे यह तकनीक विकसित होगी अन्य क्षेत्रों में भी खतरा बढ़ता जाएगा। फिर भी उन कामों के लिए जगह बची रहेगी जिसके लिए इंसानी हाथ या दिमाग की दरकार होती है। एआई की वजह से अगर नौकरियां जा रही हैं तो नए रोजगार भी पैदा होंगे, जैसे प्रॉम्प्ट कमांड इंजीनियरिंग की मांग बढ़ सकती है। ये वे लोग होंगे जो इस दिशा में काम करेंगे कि जनरेटिव एआई की एल्गोरिथम किस तरह से बनाई जाए कि सवालों का वह सही जवाब दे और उचित खोज पेश करे। इसी तरह विकसित एआई का सदुपयोग किस तरह से हो, उसकी सीमा क्या तय की जाए या मानव जीवन के लिए वह खतरा न बने, इसके उपायों में भी नए रोजगार पैदा होंगे। कहने का अर्थ है कि एआई को मॉनिटरिंग करने के लिए इंसानों की ही जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा एआई को नियमबद्ध यानी रेगुलेट करने के काम इंसान द्वारा ही किए जाएंगे। इसके लिए किस तरह से कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए, इसको लेकर भी विश्लेषकों की जरूरत पड़ सकती है। स्वास्थ्य, बैंकिंग, ई कॉमर्स जैसे तमाम क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल बेशक बढ़ेगा, लेकिन उसकी निगरानी करने वालों की जरूरत भी बढ़ेगी। एआई के खिलाफ हम आंखें बंद नहीं कर सकते, अलबत्ता हम एआई के साथ जितना कदम मिलाकर चलेंगे वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। यह समझना होगा कि जब हमने एआई नई तकनीक बनाई है तो हमारे पास ऐसी क्षमता भी है कि इससे जो नुकसान हमें होगा उसकी भरपाई हम इसके सुखद पक्षों से कर सकें। भारत की बात करें तो एआई का अधिकाधिक इस्तेमाल संगठित क्षेत्रों में होगा। इसके कारण यहाँ भी निचले दर्जे के काम इसके हवाले किए जा सकते हैं। हालांकि यह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा क्षेत्र किसी उन्नत एआई का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ नुकसान असंगठित क्षेत्र को भी हो सकता है, विशेषकर छोटी छोटी कंपनियों में एआई का इस्तेमाल बढ़ सकता है। हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था मुख्यतः असंगठित क्षेत्र पर निर्भर है, उसे देखते हुए यह कयास गलत नहीं लगता कि एआई हमारे यहाँ रोजगार को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन इसलिए जिन जिन लोगों पर खतरा है उनको कमर कस लेनी चाहिए। वे चाहे तो बदलते परिदृश्य में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के प्रयास कर सकते हैं या इस आधुनिक तकनीक को हमराह बना सकते हैं ताकि आसन्न चुनौतियों से निपटने में वे सक्षम हो सकें।
इसमें सरकार सरकार की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोगों पर एआई का कितना असर पड़ सकता है, इसको लेकर उसे जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। उसे एआई को लेकर कानूनी प्रावधान भी तय करने होंगे, जिसका फिलहाल अभाव है। जाहिर है सब कुछ वह अकेले नहीं कर सकती है, लिहाजा निजी क्षेत्र को भी इस काम में आगे आना चाहिए। को भी इस काम में आगे आना चाहिए। निजी क्षेत्र को भी इस काम में आगे आनी चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी से एआई की चुनौतियां, उससे नफा नुकसान और उसके खिलाफ खुद को मजबूत करने की तैयारी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है। हालांकि अपने यहाँ डिजिटल इंडिया एक्ट लाने की तैयारी चल रही है, जिसमें कई अध्याय होंगे। उम्मीद है इसमें एआई को विनियमित करने को लेकर भी एक अध्याय होगा। इस हालांकि इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर इस अधिनियम के प्रावधान उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हमें यही मानकर आगे बढ़ना होगा कि एआई हमारी जिंदगी में चुपके से दखल हो चुकी है, और खुद को कुशल बनाकर ही हम इससे संतुलन साध सकते हैं। मालदीव के मामले में धैर्य बरतने की जरूरत। श्याम सरन, पूर्व विदेशी सचिव। भारत और मालदीव के रिश्ते में एक नए तनाव की आशंका पहले से थी, क्योंकि विपक्षी पीपुल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के नेता मोहम्मद मोइजू ने इंडिया आउट के नारे के साथ नवंबर 2023 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। सत्ता संभालते ही मोइजू ने भारत से अपने 75 सुरक्षा कर्मियों की उस टुकड़ी को वापस बुलाने का कहा, जो वहां डोर्नियर विमान व हेलीकॉप्टरों का संचालन करते हैं। ये विमान व हेलीकॉप्टर भारत ने मालदीव को उपहार में दे दिए, ताकि उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र ईईजेड और 1000 से भी अधिक द्वीपों पर आपदा राहत कार्यों की निगरानी हो सके और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तहत समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिल सके। मोइजो सरकार ने उस समझौते के नवीनीकरण से भी निस्तार कर दिया है, जिसके तहत भारत ईईजेड के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में उसकी सहायता कर रहा था। भारत की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन मोइजो का कहना है कि भारत ने उसके अनुरोधों को स्वीकार कर लिया है। मोइजो इसी 8 जनवरी की चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे, मगर यात्रा की पूर्व संध्या पर एक अशोभनीय विवाद खड़ा हो गया, जब उनके 3 उप मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर भारतीय प्रधानमंत्री व भारतीयों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट कर दी। ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरों के संदर्भ में थी। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई और भारतीय सेलिब्रिटीज ने मालदीव के बहिष्कार का आह्वान कर डाला। इससे मालदीव के पर्यटन उद्योग पर असर पड़ा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से इसके द्वीपों पर आने वाले पर्यटकों में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 महामारी से पहले वहां जाने वाले सैलानियों में चीनी चीनी नंबर 1 पर थे। मुइज्जो की बीजिंग यात्रा के दौरान एक साझा बयान जारी किया गया था, कि जिसमें 2 देशों के बीच व्यापक रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारी की घोषणा की गई है। यह बयान 3 अहम चीनी पहल में मालदीव की भागीदारी की इच्छा को दर्शाता है। ये पहल है वैश्विक सभ्यता पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक विकास पहल (जीडीआई). मालदीव ने चीनी बेल्ट एंड रोड पहल की परियोजनाओं का स्वागत किया है। बीजिंग ने मालदीव के घरेलू मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध किया है, मगर साझा बयान में 2 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की 2017 की बीजिंग यात्रा के दौरान हुए विवादास्पद मुक्त व्यापार समझौते के कार्यान्वयन का जिक्र नहीं है। यह समझौता चीन के मुफीद है। दूसरी बात, उसमें उस चीनी परियोजना का भी उल्लेख नहीं है जो साझा निगरानी स्टेशन के निर्माण से जुड़ा था। यह परियोजना चीन को
हिंद महासागर के हिस्से में समुद्री यातायात की निगरानी के लिए सुविधाजनक स्थान प्रदान कर देती है, मगर ये परियोजनाएं भविष्य में लागू की जा सकती हैं। भारत को सतर्क निगाह रखनी होगी। 7 दिसंबर 2023 को मॉरिशस में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मालदीव की मौजूदगी को भी झटका लग सकता है। इन नकारात्मक घटनाक्रमों को देखते हुए भारत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? एक विदेश नीति सोशल मीडिया से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आपत्तिजनक ट्वीट के लिए जिम्मेदार 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया। दूसरा, मालदीव की संसद में भारत हितैषी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा है। इनके प्रतिनिधियों ने मांग की है कि भारत से आधिकारिक माफी मांगी जाए। हाल ही में माले के मेयर चुनाव में विपक्ष ने भारी जीत दर्ज की है, जबकि राष्ट्रपति बनने से पहले खुद मोइजू मेयर थे। संभव है संसद के आगामी चुनाव में भारत समर्थक ताकतें जीत जाए। भारत को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि ये ताकतें कमजोर पड़े। मालदीव रणनीतिक रूप से भारत के लिए इतना अहम तो है ही कि वहां के घटनाक्रमों पर अपने शब्दों और कार्यों पर सचेत विचार कर सकता है। इसमें धैर्य फलदायी होगा। धन्यवाद।